नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि हमारी सरकार पश्चिम बंगाल को विकास की नई गति देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज सिंगौर में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं में बालागढ़ में बता दें कि बंदरगाह द्वार प्रणाली का शिलान्यास शामिल है, जिसमें जल परिवहन टर्मिनल और सड़क ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही कोलकाता में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक का शुभारंभ भी किया जाएगा, जिससे जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बता दें कि मैनापुर के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन किया जाएगा और अमृत भारत ट्रेनों सहित कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के स्टेडियम में आयोजित पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बता दें कि हिस्सा लिया है। इस भव्य अवसर पर 10,000 से अधिक युवाओं ने नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि 2020 का शांति समझौता वर्षों से चला आ रहा है, संघर्ष पर विराम लगाने में महत्वपूर्ण रहा। इस समझौते के बाद विश्वास लौटा और हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा को अपनाया और इसके साथ ही बोडो क्षेत्र में शिक्षा और विकास के नए अवसर सृजित हुए हैं। कार्यक्रम में न केवल असम की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया, बल्कि युवाओं में शांति और विकास के संदेश भी प्रसारित किए गए। मेरे भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे असम की संस्कृति, यहां की बोडो परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिलता रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर जितना मैं असम आया हूं, पहले कोई पीएम नहीं आया है। मेरी हमेशा इच्छा रहती है असम की कला और संस्कृति को बड़ा मंच मिले। भव्य आयोजनों के जरिए इसकी पहचान देश और दुनिया में बने, इसके लिए पहले भी लगातार प्रयास होते रहे हैं। बड़े स्तर पर बिहू से जुड़े आयोजन हो, झुमोर बिनोंदिनी की अभिव्यक्ति हो, दिल्ली में 1.25 साल पहले हुआ भव्य बोडोलैंड महोत्सव हो या दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, असम की कला संस्कृति में जो अद्भुत आनंद है, वो पाने का मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे असम की संस्कृति, यहां की बोडो परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिलता रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर जितना मैं असम आया हूं, पहले कोई पीएम नहीं आया है। मेरी हमेशा इच्छा रहती है असम की कला और संस्कृति को बड़ा मंच मिले। भव्य आयोजनों के जरिए इसकी पहचान देश और दुनिया में बने, इसके लिए
पहले भी लगातार प्रयास होते रहे हैं। बड़े स्तर पर बिहू से जुड़े आयोजन हो, झुमोर बिनोंदिनी की अभिव्यक्ति हो, दिल्ली में 1.25 साल पहले हुआ भव्य बोडोलैंड महोत्सव हो या दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, असम की कला संस्कृति में जो अद्भुत आनंद है, वो पाने का मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सीएम सैनी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम वीवीजी रामजी कार्यक्रम में होंगे शामिल और इस दौरान बता दें कि तमाम महत्वपूर्ण चीजें भी देखने को मिलेंगी। इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम सैनी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम सैनी की मुख्य उपस्थिति देखने को मिलेगी। सामाजिक विकास संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में आम जनता से संवाद करेंगे सीएम सैनी, आगामी योजनाओं की भी देंगे जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम सैनी का कार्यक्रम में आम जनता से संवाद करेंगे और इसके साथ ही कार्यक्रम में सीएम सैनी की मुख्य उपस्थिति देखने को मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम सैनी का कार्यक्रम है जहां बता दें कि संवाद किया जाएगा और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम में तमाम महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम सैनी संवाद करेंगे, कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम में तमाम महत्वपूर्ण चीजें भी देखने को मिलेंगी। और अब आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां बता दें कि यूपी हेल्थ टेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और इसके साथ ही ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम यहां पे मौजूद हैं। और लखनऊ से ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में शिरकत की है और इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहां मौजूद हैं और ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की है। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जहां पे बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और उनके साथ बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। इसके साथ ही लखनऊ से ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की है। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के सतत समग्र समावेशी विकास के साथ उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना के साथ और साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत को एक ट्रस्टेड ग्लोबल हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी हब फॉर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल टेक्नोलॉजीज बनाने की परिकल्पना के साथ और देश के आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक एक क्वालिटी हेल्थ केयर को ले जाने की परिकल्पना के साथ ये जुड़ा है और इसको साकार करने हेतु ये मंच देवीय सज्जनों नीति, नवाचार, विनियमन, विनिर्माण, अनुसंधान, मेडिकल शिक्षा और निवेश, इन सभी को इस साझा दृष्टि के साथ, एक साझा उद्देश्य के साथ जोड़ता है। तो इस सोच, इस संकल्प को, इस कोशिश को एक दिशा देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम विशेष रूप से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार सहित हम उनका स्वागत करते हैं और मैं निवेदन करती हूं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से कि एक विशेष कलाकृति उपहार स्वरूप आप माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें
देवी सज्जनों, ये उत्तराखंड की एक पारंपरिक एपन कला है जिसमें लाल, गेरू और सफेद चावल के लेप से बने देवी देवताओं, प्रकृति और शुभ प्रतीकों को दर्शाया गया है। और अब मैं निवेदन करती हूं श्री अमित कुमार घोष जी से, हमारे अपर मुख्य सचिव मेडिकल हेल्थ और एजुकेशन, कि आप आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करें। ये ट्री ऑफ लाइफ, जीवन वृक्ष देवी सज्जनों, ये विशेष पेंटिंग जिसकी शाखाएं विकास और उन्नति का प्रतीक है और इसकी जड़ें खुशहाली और कल्याण को दर्शाती हैं। और आदरणीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी का भी स्वागत, एक विशेष पेंटिंग जिसमें जो मोर की मधुबनी वास्तु पेंटिंग है उसे भेंट करने के लिए मैं निवेदन करती हूं। देवी सज्जनों, ये मधुबनी कला और साथ में वास्तु शास्त्र सिद्धांतों को साथ में जोड़ती है और मोर का प्रतीक सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सामंजस्य को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, उत्तर प्रदेश को एक हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष उसको प्रमोट कर रही है। और आप सभी जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उनके सेक्टर 28 में एक 350 एकड़ का मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसमें अनेक स्टार्टअप्स और अनेक कंपनियां देश की यहां पर अपनी इकाइयां लगाएंगी। तो सबसे पहले यहां पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राजीव छिब्बर जी को, जो कि एमेड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एमेड हमारे मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स की एक शीर्ष संस्था है जो घरेलू विनिर्माण, नीति संवाद और आत्मनिर्भर मेडटेक को प्रोत्साहित करती है। उनके विचारों को आमंत्रित करते हैं श्री राजीव छिब्बर जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग जगत के सहयोगी और उपस्थित सभी साथियों, आज यहां उपस्थित होकर उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में मेडिकल डिवाइस क्षेत्र को स्वास्थ्य क्षेत्र की एक रणनीतिक क्षेत्र को मान्यता देना मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। ये निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया और भारत के मेडिकल डिवाइस एवं इनोवेशन चिकित्सा तकनीकों को वैश्विक केंद्र बनाने का एक विजन सशक्त रूप से तैयार करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस दृष्टिकोण को अपनाना यह स्पष्ट करता है कि राज्य इस क्षेत्र में नेतृत्व के लिए तैयार है। मान्यवर, 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की परिकल्पना केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवाओं, इनोवेशन और आर्थिक विकास को एक साथ बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम है। मैं ये पार्क न केवल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाएगा, बल्कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देगा, वैश्विक निवेश आकर्षित करेगा और उत्तर प्रदेश को मेडिकल डिवाइस। विदिशा जिले में सड़क और परिवहन मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में बता दें कि निर्मित 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न हुआ। कार्यक्रम के साथ विदिशा में भव्य रोड शो भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था ऋण होगी, यात्रा समय में कमी आएगी और आधुनिक और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की स्थापना से युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यों को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का अवलोकन किया और कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और देश की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश की लोक संस्कृति और कलाकारों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन स्थल पर उत्साहपूर्ण और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय से राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और चिन्हित परिवादों की समीक्षा की है और आयोजित राज्य उन्नति की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक का उद्देश्य राज्य के विकास को नई गति प्रदान करना और युवाओं को समृद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और जनहित से जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान करना था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यों की प्रभावशीलता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं की गुणवत्ता, समय पर पूर्णता और नागरिकों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों की नियमित समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य उन्नति के माध्यम से योजनाओं की प्रगति पर सतत निगरानी रखी जाएगी ताकि जनता को समय पर लाभ पहुंचाया जा सके और प्रशासनिक कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। और इसके साथ ही सीएम भजन लाल शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की है। राज्य परियोजनाओं की प्रभावी समीक्षा, जनहित मुद्दों पर समाधान के निर्देश, विकास और पारदर्शिता पर जोर दिया गया। मुंबई मैराथन 2026 के अंतर्गत चैंपियंस विद श्रेणी में दिव्यांग प्रतिभागियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मैराथन में भाग लिया। इस आयोजन में विभिन्न श्रेणियों के प्रतिभागियों ने अपने ऋण, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए दौड़ पूरी की है। मैराथन के दौरान बता दें कि प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। आयोजकों द्वारा दिव्यांग प्रतिभागियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर आयोजकों ने कहा कि चैंपियन विद श्रेणी का उद्देश्य दिव्यांगजनों की प्रतिभा को मंच देना और समाज में समानता और समावेशन का संदेश देना है। कार्यक्रम के दौरान प्रेरणादायक माहौल देखने को मिला, जिसने सभी को प्रोत्साहित किया है। और मुंबई मैराथन 2026 का आयोजन, जहां दिव्यांग प्रतिभागियों ने अपना जज्बा दिखाया है, सभी में उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही समावेशन का दिया प्रेम का संदेश। पटना से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। मामलों की गंभीरता को देखते हुए ट्रेन की जांच की गई और रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कदम उठाए। यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और राजधानी एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रेलवे सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। ट्रेन की संगीन जांच जारी है। यात्रियों को सुरक्षा बढ़ाई गई है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तड़के सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त गंगा घाटों पर पहुंचकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है
और पापों का नाश होता है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए। वहीं हरिद्वार में भी मौनी अमावस्या पर मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्त हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान कर रहे हैं और स्नान के दौरान हर हर गंगे के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। देश के कई हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। बारापुला फ्लाईओवर से सामने आए वीडियो में सड़कों पर कोहरे की चादर छाई नजर आई। मौसम विभाग के अनुसार आज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी मौसम ने करवट ली है और इसके साथ ही घना कोहरा छाया रहा है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी है। असम में घने कोहरे के साथ शीतलहर जारी है। ठंड बढ़ने से लोगों को दैनिक गतिविधियों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। घने कोहरे से दृश्यता कम हो गई है। आईएमडी के अनुसार आज न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुरादाबाद में भी शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का असर जारी है। आईएमडी के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बिहार में भी शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से, बिहार से, दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, असम से। और इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। माघ मेले के तीसरे प्रमुख स्नान पर मौनी अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ड्रोन वीडियो में संगम घाट पर बड़ी संख्या में भक्तों को पवित्र स्नान करते हुए और माघ मेले का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु संगम में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति और पापों के नाश की कामना कर रहे हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। संगम घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। प्रशासन ने प्राप्त पुलिस बल, मेडिकल सुविधाएं और ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से स्नान कर सके। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।